इन द लास्ट पर्टिकुलर लेक्चर यहाँ तक हमने कवर किया था, और इसके बाद ये जो नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट होगा, और उस नेक्स्ट लेक्चर में आज जो हम डिस्कशन करेंगे, तो ये क्या था, x1 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर x1 इज इक्वल टू क्या था, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, दिस वन इंटू में XST डिवाइडेड बाई ओमेगा की पावर 4 ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 1 प्लस म्यू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज प्लस 1. दिस वाज द लास्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड. अगर मैं यहाँ पर XST से नीचे डिवाइड करता हूँ तो दैट आई विल गेट, दिस विल बी 1 माइनस, हियर आई विल गेट ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, और ये तो आएगा हमारा न्यूमरेटर. दिस इज आवर न्यूमरेटर. नाउ इफ वी विल राइट द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट लगाएंगे. हियर वी विल गेट ओमेगा की पावर 4, और नीचे आएगा आपका ओमेगा 1 का स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस ब्रैकेट, एंड हियर वी विल गेट 1 प्लस म्यू, ठीक है, ये 1 प्लस म्यू, यहाँ पर क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस, इसको ब्रैकेट को क्लोज किया, यहाँ पर क्या मिलेगा हमारा, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, ये मजला ब्रैकेट क्लोज, और प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यानी दैट वी विल गेट प्लस 1, और ये होल ब्रैकेट क्लोज. तो ये जो हमारी इक्वेशंस आएगी, मान के चलिए दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 9, ये हमारी इक्वेशन नंबर 9 आ गई. ये हमने यहाँ पर इन दोनों का रेशियो निकाल दिया. द रेशियो दैट वी विल गेट, दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 9. सपोज दिस इज द इक्वेशन 9. Similarly we will get here x2 by XST. जैसे हमने पहली इक्वेशंस को सॉल्व किया है, वैसे ही हम सेकेंड इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एंड देयर विल बी सम चेंज. हियर न्यूमरेटर विल बी 1 एंड द डिनोमिनेटर विल बी एज सेम एज वी गेट इन इक्वेशन नंबर 9. तो हियर आई विल राइट ओमेगा की पावर 4 ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस, and it will be 1 plus mu omega square divided by omega 1 square plus omega square divided by omega 2 square, here bracket close, and here it will be plus 1, और ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 10. दिस इज द इक्वेशन नंबर 10 दैट वी गेट इक्वेशन नंबर, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 10 जो हमें यहाँ पर मिल गई. तो इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10, ठीक है. तो ये क्या शो कर रहा है, इक्वेशन नंबर 9 शो कर रही है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द मेन सिस्टम टू द स्टैटिक, और दिस इक्वेशन नंबर 10 इज शोइंग द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बर सिस्टम विद द मेन सिस्टम. एब्जॉर्बर सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा, जीरो फ्रीक्वेंसी स्टैटिक डिफ्लेक्शन के साथ में रेशियो शो कर रही है इक्वेशन 10. और इक्वेशन नंबर 9 आपकी शो कर रही है कि जो भी मेन सिस्टम है उसका एम्पलीट्यूड का, वाइब्रेशन की जो एम्पलीट्यूड है उसका जो रेशियो है विद द जीरो फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन के साथ में शो कर रही है. अब हम अगर यहाँ पर कुछ केस अगर हम बनाते हैं, तो मान के चलिए मैंने यहाँ पर एक केस नंबर 1 लिया है, एक कंडीशन है, और उस कंडीशन में हम एक डेफिनेशन भी डिफाइन करेंगे कि मान के चलिए लेट जो x1 है वो क्या करना है हमें, 0. भाई हमारा मेन पर्पज़ क्या है, हमारा मेन पर्पज़ है कि जो स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है मेन सिस्टम का वो 0 करना है. अगर वो स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का 0 हो जाएगा, यानी x1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो सारा का सारा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कौन एब्जॉर्व करेगा, x2, ठीक है. तो लेट x1 इज इक्वल टू 0 या लेट
क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब भी आपका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है मेन सिस्टम का x1, वो हमें क्या करना है, दैट वी हैव टू रिड्यूस, उसको हमें जीरो करना है। और जब वो आपका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो मेन सिस्टम है वो जीरो कब होगा, ये कंडीशन हमें लगानी है। यानी हमें यहाँ पर ये कंडीशन लगानी है कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है इक्वेशन नंबर 9 के अंदर वो आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जीरो होने के लिए तो 4 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 4x1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, x1 इज इक्वल टू जीरो कब होगा, जब आपके जो एक्साइटेशन बाहर से जो हम सिस्टम को एक्साइट कर रहे हैं, एक्साइटेशन की फ्रीक्वेंसी 4x1 इज इक्वल टू जीरो वैन कब होगा, जब ओमेगा बराबर हो जाए स्टूडेंट्स ओमेगा 2 की। यानी कि जो ओमेगा है वो एक्सटर्नल एक्साइटेशन की फ्रीक्वेंसी है, बाहर से जो हम F बराबर F0 साइन ओमेगा टी अप्लाई कर रहे हैं। ओमेगा 2 क्या है, ओमेगा 2 है जो एब्जॉर्बर सिस्टम है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ दैट व्हेन एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एक्सटर्नल एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इज इक्वल टू दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, is equal to the natural frequency of the absorber system यानी क्या है, ओमेगा 2 ऑफ द एब्जॉर्बर सिस्टम, यानी क्या हो गया ये ओमेगा 2। यानी जब आपकी एक्सटर्नल एक्साइटेशन की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 के इक्वल हो जाएगा तो आपका जो मेन सिस्टम है उसके एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ लिख सकते हैं देन द मेन सिस्टम एम्पलीट्यूड बिकम जीरो। It means x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी जो मेन सिस्टम था उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो। इस कंडीशन में, ठीक है ना, इट मीन्स x1 इज इक्वल टू जीरो इवन तो it is excited by a harmonic force F इज इक्वल टू F0 साइन ओमेगा टी। भाई ये रेगुलरली, इसके बावजूद भी इस फोर्स से हम इसको सिस्टम को एक्साइट कर रहे हैं, बट सिस्टम का जो मेन एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जा रहा है, जीरो। तो दिस is the principle of an undamped dynamic vibration absorber सिस्टम। वापस से इसको समझ सकते हैं कि जब हम यहाँ पर क्या कंडीशन लगा रहे हैं कि हमें चाहिए जो मेन सिस्टम है उसका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाए, तो यही हमारा मेन पर्पज़ है। हमारा मेन पर्पज़ क्या है, एब्जॉर्बर लगाने का, कि जो भी वाइब्रेशंस सिस्टम के अंदर हो रहे हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर। तो यही आपका डायनेमिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर का प्रिंसिपल कहलाता है। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी या जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं तो उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, ठीक है, या व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अनडैम्प्ड डायनेमिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, देन वी कैन इजीली एक्सप्लेन इट। इफ द मेन सिस्टम excitation become 0, or we can say the main system amplitude of vibration become 0 when omega is equal to omega 2, or we can say excitation frequency omega is equal to the external excitation frequency omega is equal to natural frequency of the absorber system omega 2, then the main system amplitude become 0 until the force is also applied regularly on the system. So this is known as the principle of undamped dynamic vibration absorber। इसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, ये अनडैम्प्ड डायनामिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर का प्रिंसिपल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए कंडीशन, ये तो हो गया हमारा x1 तो हो गया 0। अब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर जो मेन सिस्टम तो हमारा 0 हो गया। इफ ए सिस्टम जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, जो मेन सिस्टम, इफ ए सिस्टम दैट इज द मेन सिस्टम हैज़ अनडिजायरेबल वाइब्रेशन, अनडिजायरेबल वाइब्रेशन at the operating frequency, at the operating frequency, यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं इफ ए सिस्टम, यानी जो मेन सिस्टम है, हैज़ अनडिजायरेबल वाइब्रेशन एट द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है उस पर सिस्टम क्या रख रहा है, अनडिजायरेबल वाइब्रेशन रख रहा है। ए सेकेंडरी स्प्रिंग मास सिस्टम, a secondary spring mass system, एक दूसरा एक स्प्रिंग मास सिस्टम हमने अप्लाई किया, और वो क्या हमारा एब्जॉर्बर सिस्टम ब्रैकेट क्लोज, having its natural frequency equal to operating frequency, can be coupled to the main system to reduce its amplitude to 0। यानी यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि अगर जो मेन सिस्टम है उसके पास में क्या है, अनडिजायरेबल वाइब्रेशंस है जो किसी न किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट हो रहा है। अगर हम यहाँ पर एक सेकेंडरी सिस्टम अप्लाइड करें उस सिस्टम के अक्रॉस, और उसकी जो सिस्टम है उसकी कुछ न कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो, और जो सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिसको हम अटैच कर रहे हैं वो आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो, ठीक है। मेन जो सिस्टम हम ऑपरेट कर रहे हैं उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जो एक्सटर्नली एक्साइट कर रहे हैं, तो जो मेन सिस्टम है उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, 0। और यही आपका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ, दिस इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर को। पहला जो पॉइंट समझाया और ये जो पॉइंट है बोथ आर सेम, वी कैन ऑल्सो राइट बोथ दिस। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई मेन सिस्टम तो हो गया 0, व्हाट अबाउट द सेकेंड सिस्टम, जो आपका एब्जॉर्बर सिस्टम है उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा। तो नाउ यूजिंग ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2, क्योंकि हमने कंडीशन तो लगा दी, ओमेगा बराबर क्या हो गया आपका ओमेगा 2, किस में यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 10 में। नाउ यूजिंग ओमेगा बराबर ओमेगा 2 इन इक्वेशन 10, ठीक है। तो 10 में अगर हम यूज करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा हमें पता है कि भाई x2 बाई XST
ठीक है, ये दोनों का रेशियो है। तो ये फाइनली कितना आ रहा है आपका 1, और अपॉन में यहाँ पर क्या आ रहा है आपका ओमेगा की पावर 4 है। नीचे देखेंगे ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर, माइनस लगाएंगे ब्रैकेट, ये 1 प्लस म्यू, तो यहाँ पे 1 प्लस म्यू आ गया, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर प्लस 1 आ गया। ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ये क्लोज। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। ओमेगा की जगह ओमेगा 2 लिखना है, यानी जहाँ जहाँ या तो आप क्या कर सकते हैं, ओमेगा 2 की जगह क्या लिख दें, ओमेगा लिख दें। तो यहाँ पर अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये x2 डिवाइडेड बाई XST, ये ब्रैकेट, ऊपर तो 1 है, एज इट इज़ 1 ही रहेगा, ठीक है। देयर इज़ नो चेंज इन दिस। ऊपर ये क्या है, ओमेगा की पावर 4, नीचे ओमेगा 1 का स्क्वायर ओमेगा 2, इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये ब्रैकेट 1 प्लस म्यू, तो 1 प्लस म्यू एज इट इज़, ओमेगा स्क्वायर रहने देते हैं, ओमेगा 1 है, इसको ओमेगा 1 रहने देते हैं। ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 2 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये प्लस 1। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो ये x2 डिवाइडेड बाई XST का रेशियो रहेगा, और फाइनली अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ऊपर 1 है, तो ऊपर 1 ही रहेगा। देखिए ओमेगा की पावर 4 है, नीचे ओमेगा स्क्वायर है, कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर का 1, माइनस ले लेते हैं ब्रैकेट। पहला टर्म आप देख रहे हैं और ये दूसरा भी टर्म है, तो ये 1 प्लस म्यू, ये 1 प्लस म्यू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ये ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, क्लियर, और ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, ब्रैकेट को ओपन करूँ, तो ये माइनस आ जाएगा, और ये क्या बचेगा, माइनस का 1, और ये क्या बचेगा, प्लस का 1, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट। और अगर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x2 डिवाइडेड बाई XST, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, नथिंग एल्स, वी आर नॉट डूइंग नथिंग न्यू, वी आर सिंप्लीफाइंग इट। अब ब्रैकेट इसको ओपन करते हैं, ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर, माइनस इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये भी बचेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर, ये माइनस, तो वापस से म्यू, और ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट। और अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए फर्दर, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये x2 डिवाइडेड बाई XST विल बी इज इक्वल टू 1 अपॉन, और नीचे क्या बचेगा, ये माइनस का म्यू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 का होल स्क्वायर, यानी ये वैल्यूज़ आपकी आ गई। और फाइनली अगर हम इसको थोड़ा सा एरो लगा के आगे सॉल्व करें, तो यहाँ से x2 अगर मैं निकालूंगा, तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का XST माइनस का XST डिवाइडेड बाई, ये देखेंगे ये क्या है, म्यू है, यहाँ ऊपर क्या है, ओमेगा स्क्वायर, नीचे क्या है, ओमेगा 1 का होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 का होल स्क्वायर। अब XST क्या है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन है, और XST अगर स्टैटिक डिफ्लेक्शन है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x2 इज इक्वल टू, क्योंकि XST क्या होगा आपका F0 डिवाइडेड बाई K1, ठीक है, F0 डिवाइडेड बाई K1, और नीचे क्या हो जाएगा, ये म्यू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 का होल स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है F0 बराबर क्या होता है, K1 स्प्रिंग स्टिफनेस पहले की, और इसका डिफ्लेक्शन XST, तो F0 क्या हो जाएगा, K1 इंटू XST। अब हम इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू, ऊपर जो टर्म है वो आपका F0 डिवाइडेड बाई K1 है, इसको एज इट इज़ रहने दे देंगे, और नीचे वाला जो टर्म है इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं। म्यू2 को क्या लिख सकते हैं, M2 बाई M1
ठीक है, और जो आपका ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, m2/m1 लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर है ऊपर, और ये इधर क्या है साइड में आपका ओमेगा 1 स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पर इनकी वैल्यू पुटअप करते हैं, जैसे ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ओमेगा बराबर क्या है आपका ओमेगा 2। और फाइनली अगर मैं इसको x2 को आगे सॉल्व करूं, ऊपर तो आ जाएगा ये f0 डिवाइडेड बाई k1 ब्रैकेट में, और नीचे आएगा m2/m1 ओमेगा 2 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं k2/m2, और नीचे m1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं k1/m1, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप ओमेगा 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है k1/m1, ओमेगा 2 का स्क्वायर क्या है k2/m2, यानी k1 k2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुटअप की। और फाइनली ये जो x2 आएगा, देख सकते हैं m2 से m2 कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, ऊपर क्या बच रहा है माइनस का f0 डिवाइडेड बाई k1, और नीचे क्या बच रहा है k2/k1, और k1 से ये k1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा फर्दर अगर इसको सॉल्व करते हैं। x2 विल बी इक्वल टू माइनस का f0 डिवाइडेड बाई k2, और फाइनली अगर आप यहाँ से निकालते हैं कि जो स्टैटिक फोर्स आएगा f0 दैट विल बी माइनस k2 इंटू x2। तो इसमें कंडीशन क्या आ रही है कि जो भी स्टैटिक फोर्स आ रहा है वो माइनस k2 इंटू x2, ये मान के चलिए आपके आगे इक्वेशन नंबर 11, ये इक्वेशन नंबर 11 आ गई। इक्वेशन नंबर 11 से आप क्या समझते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन 11 shows दैट, ये आपको ये दिखाती है, shows दैट द स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स क्या है यहाँ पर k2 x2, ये जो स्प्रिंग फोर्स है k2 x2, और ये किसका है ऑफ द एब्जॉर्बर सिस्टम, एब्जॉर्बर सिस्टम इज इक्वल टू एंड अपोजिट, क्योंकि इक्वल टू तो आ रहा है बट नेगेटिव साइन आ रहा है, एंड अपोजिट टू दी एक्साइटिंग फोर्स। और एक्साइटिंग फोर्स क्या है f0, भाई f0 साइन ओमेगा टी तो अप्लाई कर रहे हैं हम सिस्टम के ऊपर, जब हम सिस्टम के ऊपर f0 साइन ओमेगा टी अप्लाई कर रहे हैं तो एक्साइटिंग फोर्स क्या होगा f0, और जब ये f0 एक्साइटिंग फोर्स, और ये क्या है एब्जॉर्बर सिस्टम का स्प्रिंग फोर्स, जब एब्जॉर्बर सिस्टम का स्प्रिंग फोर्स k2 x2 एक्साइटिंग फोर्स के जस्ट अपोजिट हो जाए और इक्वल हो जाए, ठीक है, व्हेन द मेन सिस्टम इज स्टेशनरी। इक्वेशन 11 shows that the spring force k2 x2 of the absorber system is equal to and opposite, इक्वल एंड अपोजिट लिख सकते हैं, टू को काट सकते हैं, इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्साइटिंग फोर्स f0, देन तब क्या होगा, देन द मेन सिस्टम बिकम स्टेशनरी, यानी उस समय मेन सिस्टम क्या हो जाएगा स्टेशनरी, यानी x1 बराबर क्या हो जाएगा 0, मेन सिस्टम क्या हो गया आपका स्टेशनरी। द मेन सिस्टम वाइब्रेशन हम यहाँ